जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी एकदम मजे से और दमदार चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डुअल नेचर एंड रेडिएशन के पूरे चैप्टर को हम एमसीक्यू की सहायता से क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इसके कॉन्सेप्ट की, आज हम इसके एमसीक्यू की सहायता से पूरे क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर को उड़ाने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे बच्चे। बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, अंतिम लड़ाई चल रही है। बस आपने करना क्या है, बस लगते जाना है, पढ़ते जाना है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों की तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम उसको अंजाम देते हैं। यहां पर आपके सामने क्या होगा, डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, इसके हम एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? एमसीक्यू की सहायता से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर उड़ा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। बस ये वीडियो आपको देखकर जानी है। अगर आपने पहले से चीजें अच्छे से कर रखी है तो आप 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, 2023 का पीवाईक्यू है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन को पॉज करके अपने आप भी आंसर कर सकते हैं। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, सर ये मेरे सामने एक मेटल बॉडी थी। क्या थी बच्चे? मेटल बॉडी। मेटल्स बॉडी में क्या होते थे मेरे सामने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। क्लियर एवरीवन, यस और नो? जब आप इसके ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट करते थे तो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन क्या आता था, सरफेस से बाहर निकलता था। और इसी इफेक्ट को हम किस नाम से जानते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते थे। अब ये जो आपको पता है कि सर लाइट डुअल नेचर को शो करती थी, ये मैंने आपको बताया था। और डुअल नेचर में लाइट की जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम किस नाम से जानते थे? आपका आंसर होगा सर फोटोन के नाम से जानते थे। क्लियर है? और जो यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बंच ऑफ फोटॉन्स को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्वांटा के नाम से जानते हैं। इसलिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स होती है स्टार्ट, वो आपकी यहीं से होती है, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है मेरे बच्चे? E बराबर H इंटू न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? E बराबर H इंटू न्यू। E बराबर H इंटू न्यू में एक फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर H जो होता है, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। न्यू किस नाम से जानते हैं? न्यू यहां पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है बात? अब यहां पर न्यू बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? लैम्डा के टर्म में लिखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? HC बाय लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर H जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अभी आपको मिल जाएगी साथ साथ 10 टू की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर। C यहां पर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। कह रहा है कि सर हमारे सामने लीनियर मोमेंटम और आपके सामने दी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी, याद करिएगा हमने उसको किस तरीके से लिखा था? दी ब्रॉगली वेवलेंथ इट इज द रेशियो ऑफ, हमारे सामने किसके बराबर होता था? प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता था। यहां पर प्लैंक कांस्टेंट क्या है? यहां पर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर तो P बराबर यहां से मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे H अपॉन लैम्डा के बराबर। P यहां पर कौन सी एक्सिस पर है मेरे बच्चे? Y एक्सिस पर है। ये यहां पर H यहां पर कांस्टेंट है मेरे बच्चे, और लैम्डा क्या है यहां पर? X एक्सिस पर है। मतलब यहां पर मैं कांस्टेंट को 1 भी मान सकता हूं क्या मेरे भाई? बिल्कुल मान सकता हूं। यहां पर y बराबर 1 अपॉन x का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। x बराबर 1 रखिए तो y बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 2 रखिए तो y बराबर 0.5 मिलेगा। मतलब वैल्यू जो होगी कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगी। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आती है? यस और नो? यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन में भी। ये भी आपका एनडीए का ही क्या नाम, ये भी आपका सीबीएसई का ही पीवाईक्यू है। इसमें पूछा गया है डज नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स रेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। सर मेरे सामने यहां पर जो मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी में हमारे सामने जो पहला वाला जो ग्रुप होता है जिसको हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, वो कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे होते हैं। इनसे हमारे सामने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन को एमिट करना क्या होता है? आसान होता है भाई। सिंपल सी बात है, इन्हें यानी कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। इनके लिए जो वर्क फंक्शन होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है? कम होता है। तो आप मुझे ये बताइए, इन सब में सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है, यहां पर आंसर क्या होगा? सबसे कम वर्क फंक्शन होता है सीजियम के लिए। सीजियम के लिए कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फ्रेंशियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत ही मतलब रेयरेस्ट एलिमेंट होता है यहां पर, तो हम उसके लिए बात नहीं करेंगे। तो यहां पर अब दूसरा सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो किसके लिए देनी पड़ती है? प्लैटिनम के लिए। प्लैटिनम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। मैंने आपको कहा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है बच्चे? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर ये कह रहा है कि अगर रुबिडियम हुआ तो क्या होगा? सोडियम होगा, कैडमियम होगा, सीजियम होगा। तो ये देख सकते हैं आप, रुबिडियम हो गया है ना, रुबिडियम हो गया, सोडियम हो गया और सीजियम हो गया। ये आपके एक ही ग्रुप के हैं। कैडमियम आपका अलग ग्रुप का है। मतलब कैडमियम जो एलिमेंट है, मान लो ये मेरे सामने अगर ये कैडमियम एलिमेंट है, तो अगर मैं इसके ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कैडमियम से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना पड़ेगा तो मुझे इससे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आती है? यस और नो मेरे भाई? या जरा ध्यान से सुनेंगे। मतलब मेरे सामने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी, याद करिएगा कौन कौन सी होती थी? एक्स यू वी इन माई रेंज के बराबर होती थी। आर से यहां पर रेडियो वेव है, एम से माइक्रोवेव है, आई से इंफ्रारेड वेव है, वी से विजिबल वेव है और यू से कौन सी वेव है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है और एक्स से कौन सी रे है? एक्स रे। यानी कि हमारे सामने एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? एक्सरे और गामा रे की। मतलब अगर मैं विजिबल लाइट रे की एनर्जी इंसिडेंट करूंगा तो कैडमियम कोई भी इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी। मतलब अल्ट्रावायलेट के रिगार्डिंग, एक्स रे के रिगार्डिंग ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। क्लियर एवरीवन? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट भैया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे कि एक ग्राफ इज प्लॉटेड इज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ऑन द वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया सर। और हमारे सामने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, याद करिएगा ये आपके सामने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने ड्रॉ करी थी वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आई थी। और यहां पर जो आपको देखने को मिला था ये कौन सी थी मेरे बच्चे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने क्या बोला था? न्यू नॉट के नाम से जाना था। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका जो स्लोप आता था, स्लोप याद करिएगा, स्लोप कितना आता था? याद करिएगा स्लोप किसके बराबर होता था मेरे सामने? h/e के बराबर होता था। जो स्लोप आया है वही हमारे सामने किसके बराबर आया है सर? दैट इज इक्वल टू h/e के बराबर आया है। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है कि सर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। स्लोप को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? h देखने को मिलेगा। और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? जिसने पिछले वाली वीडियो देखी है पक्का मैं कह सकता हूं मेरे भाई आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा भैया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू ही है। ठीक है, चलिए
क्या कह रहा है सर, एक लाइट है जिस पर एनर्जी इंसिडेंट करी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है मेरे सामने, इसकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है भैया, 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर दी है। कोई दिक्कत क्या भाई? वर्क फंक्शन तो दे रखा है मुझे मेरे सामने, एच न्यू जो होता है मेरे सामने वो किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन प्लस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है बात? अब यहां पर मेरे सामने ये जो आएगी h क्या है मेरे सामने, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू हमें दे रखा है, फाई का मान वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, बोलिए फटाफट से, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मुझे k का मान चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप h और न्यू का मान डायरेक्ट रख देंगे तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी जूल में निकल कर आएगी। जूल से मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस नहीं कर सकता मेरे भाई सिंपल सी बात है कि हमारे सामने यूनिट क्या कहती है, सेम यूनिट ही क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। क्लियर है बात? अब यानी कि अगर मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी यहां पर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां से जूल को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर h का मान कितना है मेरे बच्चे, 6.64 इंटू 10⁻34। न्यू का मान कितना है बच्चे, बोलिए फटाफट से, न्यू का मान कितना है सर, दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, अपॉन में ये आएगा मेरे सामने जूल में, इसको कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। अब ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। फाई का मान कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का k, जो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई करिएगा मेरे बच्चे, कैलकुलेशन ही तो है भाई ये। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से -19 और ये कितना बच जाएगा, -15 बच जाएगा। ठीक है भैया, है ना? अब यहां से -15 है और ये प्लस के 14 है, यानी कि यहां से बचेगा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को मैं नीचे ले आता हूं तो ये कितना बच जाएगा, 1.6 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 6.64 इंटू 6.4 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 EV, दैट इज इक्वल टू 2.14 EV प्लस का काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से आप इसको डिवाइड करिएगा, 16 चौका 64 यानी कि 0.4 के बराबर। 6.64 की मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 0.4 से मल्टीप्लाई करनी है। जरा ध्यान से सुनेंगे इधर कि सर हमारे सामने क्या मल्टीप्लाई करनी है, 6.64 की 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, हासिल लगी 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 2 24 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 26, यानी कि 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? यानी कि 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 2.14 EV प्लस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो बस घटा दीजिए इसमें से, 2.65 को 2.14 से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा, इंपॉर्टेंट है, PYQs है, सीबीएसई के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि फोटोन ऑफ एनर्जी ये कह रहा है कि सर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन दीज, है ना, हमारे सामने स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, हमारे सामने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वोल्ट के बराबर दे रखा है, वर्क फंक्शन पूछा है। यानी कि हमारे सामने एच न्यू किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन प्लस का काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे ये बताइए, जो वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते थे, याद करिएगा, EV0 के बराबर लिखते थे, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता
था कि सर हमारे सामने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी आपका एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच नहीं पाता है। तो यहां पर इंसिडेंट एनर्जी कितनी दे रखी है मेरे सामने, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखी है। और वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 1.5 ई के बराबर हो जाएगा ये। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ईवी के बराबर हो गया। तो यहां से आप इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा भैया, 17, यानी कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एमसीक्यू में देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी वो किसके बराबर थी, H/P के बराबर, या हम इसको कितना लिख सकते हैं, H/√2mk के बराबर। हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को। अब आपसे क्या कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है कि सर एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल कंपेयर करे जा रहे हैं, जिनकी हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी कैसी है मेरे बच्चे, सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे सामने सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, 2 भी कांस्टेंट है, यानी कि लैम्डा जो है वो अंडर रूट ऑफ मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे सामने यहां पर देखिएगा मुझे पूछ रहा है प्रोटॉन अपॉन, क्या पूछ रहा है, पहले प्रोटॉन का लिख लेते हैं, तो यहां पर फिर प्रोटॉन का मास आ जाएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहां पर अगला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है भैया, आप बोलेंगे सर प्रोटॉन के मास के 4 गुने मास के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हमारे सामने 2He4 के बराबर होता है। ऊपर वाला जो होता है इसी को हम मास नंबर बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होगा मेरे सामने, मास जो होगा अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास का कितना होता है, 4 गुना होता है सर। ये आपको याद रखना है। और चार्ज कितना होता है सर, चार्ज उसका +2 ही होता है, 2 गुना होता है। तो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। निकाल दीजिए मेरे भाई, यहां से लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4mp अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट mp के बराबर हो जाएगा। mp से mp कट जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा भैया, 2 के बराबर हो जाएगा। तो प्रोटॉन टू, देख लीजिएगा किस किस का रेशियो पूछ रहा है, प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि सर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पार्टिकल नेचर। बिल्कुल बात क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये सारे आपके लाइट के पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, एकदम स्टेटमेंट सही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर मोर एनर्जी मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भैया सिंपल सी बात है, जो फोटो करंट होती है वो मेरे सामने इंटेंसिटी के कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे तो वे करंट में क्या करेंगे, ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर कौन सा है, ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही होता है। क्लियर है बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल ए एंड बी। एक मेटल ए है मेरे सामने, एक बॉडी मेरे सामने ए है और एक बॉडी मेरे सामने बी है। सर इन दोनों पर कितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करी जा रही है, एच न्यू इंसिडेंट करी जा रही है। कोई दिक्कत क्या। अब कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरे सामने, ν/2, और इसके लिए कितनी दे रखी है, मतलब ν0 का मान ए के लिए ν/2 के बराबर दे रखा है, बी के लिए कितना दे रखा है, ν/3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ए टू दैट ऑफ बी फ्रॉम बी। तो आप क्या करेंगे बताइए भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते थे, याद करिएगा भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट के बराबर।
क्लियर है भैया। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले मैं ए के लिए लिखता हूं, एच न्यू माइनस का न्यू ए के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, एच न्यू अपॉन 2 के बराबर। सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगा मेरे बच्चे, जैसे हमने ए के लिए निकाला ऐसे हम बी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी के लिए कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, एच न्यू माइनस का एच न्यू बाई 3 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2h न्यू अपॉन 3 के बराबर आ जाएगा। अगर ये इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए आपका काम हो जाएगा, यानी कि मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी निकालना है। ए कितना आया था, एच न्यू अपॉन 2, और बी कितना आया है, 2h न्यू अपॉन 3 के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा, एच न्यू से एच न्यू कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ब्रेबो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है, लगे रहना है मेरे भाई, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक आपके पेपर ओवर ना हो जाए, तब तक आपको लगे रहना है ना। जैसे हीरा होता है ना, हीरा आपने देखा है, जैसे वो घिसता है ना तभी चमकता है मेरे भाई। तो आपको सिर्फ घिसना है। आप कहोगे सर घिसने के लिए कह रहे हो, भाई घिसने के लिए नहीं, स्मार्ट स्टडी होती है भैया घिसना, ठीक है ना भैया। मेहनत ही हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ दी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैम। हमारे सामने दी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। हमारे सामने लैम्डा किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए फटाफट से। मैं पॉज मारता हूं यहां पर, किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन √2mk के बराबर होता है। अब मेरे सामने अगर मुझे प्रोटॉन का लेना है तो प्रोटॉन का लिख लीजिए। प्रोटॉन का हमारे सामने कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन की, और अल्फा पार्टिकल की कितनी दे रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो यहां पर मैं प्रोटॉन का लिखता हूं, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, h अपॉन √2m इंटू, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। ऐसी मैं किसके लिए लिखूंगा भैया, ऐसी मैं लिखूंगा लैम्डा अल्फा पार्टिकल के लिए, h अपॉन मास कितना होता है सर, उसका मास होता है 4m। बहुत बढ़िया सर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो ये इन दोनों का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो निकाल दीजिए फटाफट से, hp अपॉन h अल्फा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, h तो कट जाएगा मेरे भाई, अल्फा वाले पार्टिकल को ऊपर पहुंचा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4m इंटू 1 ev, और यहां से नीचे कितना आएगा भैया, बोलिए, 2 इंटू m इंटू 4 ev, ev से ev, 4 से 4, m से m, 2 से 2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1:1, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ब्रेबो ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को एकदम समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे भाई। भाई बहुत दिनों से गला बैठा हुआ है भाई, फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोगों को इतना ही करना है, बस सिर्फ लाइक का बटन दबाना है, ठीक है ना भाई। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्या कह रहा है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी हमारे सामने इंसिडेंट ऑन द सक्सेसिवली, है ना, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द वर्क फंक्शन इतना दे रखा है, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। मतलब कह रहा है कि मेटेलिक सरफेस के लिए, यही मेटेलिक सरफेस है, तो मेरे सामने इन दोनों के लिए वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी मुझे वर्क फंक्शन यहां पर कितना दे रखा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अब कह रहा है कि सर एक बार तो मैं लाइट एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंसिडेंट करता हूं, एक बार मैं लाइट एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंसिडेंट करता हूं, तो आप मुझे यह बताइए सेम मटेरियल के लिए हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो कैसे निकालोगे भैया, बिल्कुल फटाफट से निकाल दीजिए भैया। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, बोलिए फटाफट से, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट के बराबर। तो आइए भैया पहली वाली के लिए लिखते हैं, हमारे सामने एच न्यू कितना दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर ये वर्क फंक्शन ही होता है मेरे सामने, ये जो होता है वर्क फंक्शन फाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि K1 कितना निकल कर आएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
क्या आप ऐसी K2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, निकाल दो ना, क्या बात है भाई, K2 निकाल दीजिए सर। HNU कितना दे रखा है इसका? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई कितना दे रखा है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर K2 का मान कितना आ जाएगा भैया? आप बोलेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K1/K2 निकालना था आपको, तो भाई K1/K2 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा? 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 5 3 15, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही हो गया। ऐसे ही उड़ाओगे भाई क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है ना, ऐसे उड़ाओगे मेरे भाई क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा भारी भरकम सवाल दिखाई दे रहा है सर, बहुत पूरा पेज कवर अप कर लिया, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 3 डिफरेंट रेडिएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है मुझे। अब आप मुझे यह बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारे सामने सेम फ्रीक्वेंसी वाले हम ऐसे बनाते थे भाई? अरे बोलो यार, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता था, इंसिडेंट A1 हमारे सामने क्या होगा? पहली इंसिडेंट लाइट और ये इंटेंसिटी ऑफ दूसरी। इंटेंसिटी के लिए हमारे सामने मतलब कुछ गैप देखने को मिलता था। I2 ज्यादा है या I1 ज्यादा है? आपका आंसर होगा I2 ज्यादा है। हमारे सामने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट I2 जो होगा उसका मान ज्यादा होगा और I1 का मान क्या है? कम है। पर इन दोनों ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी है मेरे बच्चे? सेम है। सेम फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब सेम एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो उन दोनों को रोकने वाला कैसा होगा? मेरे सामने सेम होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था मेरे भाई, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है भाई, विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के नहीं है सर, ए और बी कैसे हैं भाई? सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। तो आ जाइए भैया, ए एंड बी ऑफ सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। बात क्लियर है भैया? मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, कोई दिक्कत क्या मेरे भाई? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? ब्रेबो। क्लियर है? मैं सी ऑप्शन भी पढ़ के दिखा देता हूं। बी एंड सी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है भैया, है ना? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बात क्लियर है, अभी तक सही चल रहा था। बट डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देखो इन दोनों की इन्होंने सेम बना दी, बी और सी की। समझ रहे हो ना? अरे बोलो यार, बी और सी की इंटेंसिटी कैसी बना दी इनने भैया? सेम बना दी मेरे भाई। तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहां पर कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट दी सेम इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं है मेरे बच्चे। ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर? ब्रेबो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि सर जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे एमीटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में, वैसे वैसे क्या होगा मेरे बच्चे? बोलिएगा फटाफट से। वैसे वैसे हमारे सामने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगी तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारे सामने कुछ समय बाद ज्यादा के ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे करंट कलेक्टर प्लेट की तरफ। बट जब कुछ समय बाद हमारे सामने क्या हो जाएगा? ये जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच जाएंगे तो करंट का मान कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और उसी कांस्टेंट करंट को हम किस नाम से जानते थे? हमारे सामने बोलिएगा फटाफट से, सैचुरेशन करंट के नाम से जानते थे। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि सर हमारे सामने कह रहा है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है जी, कलेक्टर प्लेट इज मेड विद नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट। ये कह रहा है कि सर अगर मैं कलेक्टर प्लेट को निगेटिव बना दूं, याद करिएगा, कलेक्टर प्लेट को अगर मैं निगेटिव बना दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे सामने? एमिटर प्लेट को कैसा बनाऊंगा? पॉजिटिव। अगर मैंने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल बनाया तो इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकलेगा, नो डाउट निकलेगा इलेक्ट्रॉन, चीन टपाक टमटम करते हुए निकलेगा। जैसे ही उसको दिखेगा माइनस चार्ज, ओ माय गॉड, दोबारा से लौट कर वापस आ जाएगा। अरे बात क्लियर है या सर नो यार?
यानी कि हमारे सामने इस केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती थी मेरे बच्चे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी भैया, बोलिए फटाफट से, EV नॉट के बराबर होती थी। के इंडिकेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी व्हेन फोटो करंट इज जीरो। फोटो करंट जब जीरो हो जाएगी तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी के ये वाला कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, चार्ली ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, आपको यहां से समझ में आती है बात, सर इन दोनों की सैचुरेशन करंट कैसी है, सेम, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है जी। एक्स क्या होता है हमारे सामने, एक्स हम क्या लिखते थे यहां पर, याद करिएगा जब मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, एक्स पे मैंने कौन सा लिखा था, पेज पलट कर देखो, नहीं पता तो भाई, एक्स पर हमने क्या लिखा था हमारे सामने, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। यानी कि कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल कहां गया सर, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है ये रे भरे भाई, देख ले भाई। वाई क्या है मेरे सामने, वाई क्या है, फोटो करंट, ठीक है भैया, और जेड क्या होती थी, सैचुरेशन करंट। लो आगे आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सर हमारे सामने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट आई विद द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द एमिटर। मतलब क्या कह रहा है कि सर मेरे सामने अगर सोर्स ऑफ एमीटर से इसकी अगर मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट का मान क्या करता जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब यह है कि सर क्या लिखोगे कि सर वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा था, इन चारों में से कौन सा आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप बताइए क्या ये ए हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट थोड़ी ना होगी भाई। करंट भाई मैंने एमीटर और इलेक्ट्रॉन प्लेट को क्या करता गया, मैं बढ़ाता गया, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगी भाई, दिक्कत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे सामने करंट का मान धीरे धीरे क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। डिक्रीज कुछ इस तरीके से करेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। यानी कि डी जो ग्राफ होगा वो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से सुनेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें हमारे सामने क्या कह रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी है ई नॉट, है ना, मतलब ई नॉट से कोई लाइट एनर्जी इंसिडेंट कर जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कर रहे हैं। इस बार फोटोन इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम को इंसिडेंट कर रहे हैं। बीम मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट रे को या कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आपने जैसी कलेक्शन ऑफ लाइट रे को कलेक्शन ऑफ लाइट रे नहीं बोला गया है तो आपके सामने वर्क फंक्शन कहीं नहीं आने वाला, ये याद रखेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी का आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कोलिजन होगा। अब ये कोलिजन जो होगा मेरे सामने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मतलब इस केस में मेरे सामने वर्क फंक्शन की बात नहीं करी जाएगी। वर्क फंक्शन की बात तभी करी जाती है जब हमारे सामने फोटोन को इंसिडेंट करते हैं। यहां पर हमने फोटोन को इंसिडेंट नहीं करा है, इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करा है। मतलब यहां पर मुझे इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलेगा। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस एमिटेड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी क्या कर देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। यानी कि आप मुझे ये बताइएगा नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, नहीं सर, will be emitted with ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड बट ऑल विद एन एनर्जी ई नॉट। ठीक है जी, ये भी बात ठीक है, बट एनर्जी ई नॉट नहीं होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। यहां पर देखिएगा बी और सी में, बी और डी में यहां पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा मेरे बच्चे, डेल्टा ऑप्शन होगा। वर्क फंक्शन की हम जब इलेक्ट्रॉन बीम का इंसिडेंट कराएंगे तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, I1 और I2 जो है वो आपकी I1 बड़ा है और I2 क्या है मेरे बच्चे, छोटा है। फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब सर ये वाला तो ग्राफ हो ही नहीं सकता मेरे भाई।
फ्रीक्वेंसी में हमारे सामने अलग अलग पॉइंट नहीं आते हैं, सेम पॉइंट आते हैं, ठीक है सर, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब I1 बड़ा है या I2 बड़ा है, तो I1 जो बड़ा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए I1 बड़ा है I2 बड़ा है, सर I1 बड़ा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? दी ब्रॉगली वेवलेंथ, दी ब्रॉगली वेवलेंथ भर भर के पूछा गया है और इस बार भी आपको एमसीक्यू में जरूर देखने को मिलेगा, माय प्रॉमिस टू यू भाई। यहां पर लैम्डा जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं भैया? h अपॉन अंडर रूट 2 mk के बराबर। के यहां पर क्या होती है मेरे बच्चे? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि सर एक प्रोटॉन पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है, वेवलेंथ कितनी है मेरे भैया? लैम्डा। अब कहा कि सर व्हाट विल बी द वेवलेंथ, मतलब नई वेवलेंथ कितनी हो जाएगी जब मेरे सामने काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? k/9 के बराबर हो जाएगा। यही तो कह रहा है भाई, तो निकाल दे मेरे भाई। क्या कटेगा? बोल फटाफट से। लैम्डा बराबर ये सब कट जाएगा, अंडर रूट के यहां पर आएगा और यहां पर लैम्डा जो न्यू आएगा वो कितना आएगा भैया? ऊपर में अंडर रूट k/9 के बराबर। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नया वाला जो वेवलेंथ निकालनी थी वो किसके बराबर आ जाएगी? 1/3 के बराबर। के से के कट जाएगा, अंडर रूट 9 किसके बराबर हो जाएगा भैया? 3 के बराबर। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा? चार्ली ऑप्शन देखने को मिलेगा। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, सुनेंगे जरा ध्यान से। ये सारी जितनी भी आपको हेल्प करेगी, आपको जो वेवलेंथ के रिगार्डिंग हेल्प करेगी, ये आपको जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। आइए, क्या कह रहा है? लैम्डा बराबर कैसे निकालते थे सर? सर अभी सीखा था, लैम्डा बराबर निकालते थे h अपॉन अंडर रूट 2 mk के बराबर। कोई दिक्कत क्या भाई? अब कह रहा है कि सर प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं, मतलब के से तो कोई मतलब है ही नहीं हमें। मास के रेस्पेक्ट में हमें यहां पर चीजें कैलकुलेट करनी है। अब आप मुझे यह बताएंगे यहां पर मास किसका ज्यादा है मेरे बच्चे? मास किसका ज्यादा है? मास जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा मास किसका होता था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है। और वो कितना होता है? हमारे सामने इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 और इसका कितना होता है मेरे बच्चे? इसका मास कितना होगा भैया? 4m। यानी कि इसका मास सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम होगी लैम्डा वाले की। लैम्डा वेवलेंथ सबसे कम कहां पर दिखाई दे रही है मेरे भाई? आपका आंसर होगा सर लैम्डा वेवलेंथ यहां पर इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। अब आते हैं हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसमें है भैया? एक तो ये है हमारे सामने, तो बस यही आंसर हो गया मेरे भाई। और आप देख सकते हैं यहां पर, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भैया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप कहोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो मास बराबर है, तो यहां पर ब्रेबो ऑप्शन क्यों नहीं टिक करा भैया आपने? नहीं भाई, ब्रेबो नहीं करूंगा मैं टिक, सुनिएगा जरा ध्यान से। यहां पर अगर मेरे सामने ये कुछ इस तरीके से दिया होता है ना, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, प्रोटॉन इसका बराबर, फिर इसका सबसे कम, यहां पर कुछ लेस देन का सिंबल दिया है। पर अब बात आती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैं किसका भारी लेकर चलूं भैया? प्रोटॉन का मास क्या होता है मेरे बच्चे? कम होता है, स्लाइटली कम होता है। याद करिएगा मैंने आपको एटम एंड न्यूक्लियाई में भर भर के बताया है मेरे भाई। तो यहां पर हमारे सामने न्यूट्रॉन का मास क्या होगा भैया? स्लाइटली ज्यादा होगा। मैं आपको बता देता हूं, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6750 के समथिंग होता है, इंटू 10⁻⁻27। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन का मास जो है वो स्लाइटली ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ स्लाइटली कम होगी, यानी कि हमारे सामने क्या होगा मेरे बच्चे? बोलिएगा फटाफट से। यानी कि प्रोटॉन, हमारे सामने प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा आएगी, न्यूट्रॉन की कम आएगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा मेरे बच्चे? आपके सामने होगा ब्रेबो ऑप्शन, यहां पर सही होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती थी क्या? नहीं सर, मैंने आपको भर भर के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सर हमारे सामने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारे सामने इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब यहां पर आपको कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा मेरे बच्चे? ये वाला जो ग्राफ होगा वो यहां पर एकदम सही होगा, मतलब डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक येलो लाइट इज इंसिडेंट ओवर द मेटल सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल बी अकर, व्हाइल ग्रीन लाइट इंसिडेंट ऑन दी। अच्छा, ये कह रहा है व्हेन येलो लाइट इज इंसिडेंट ओवर द मेटल सरफेस नो इलेक्ट्रॉन एमिशन इमिटेड व्हाइल ग्रीन लाइट कैन एमिट द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप ग्रीन लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, येलो कलर को करेंगे तो नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप रेड लाइट को करेंगे इंसिडेंट तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हम सीखेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको याद होगा मेरे बच्चे, विबग्योर कुछ इस तरीके से होता था, याद करिएगा फटाफट से। विबग्योर में वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है सर? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हमारे सामने, उसकी एनर्जी क्या होगी मेरे सामने? सबसे कम होगी। क्लियर है भैया? अब आप मुझे ये बताइए कि सर हमारे सामने जो कौन सा कलर इंसिडेंट कर सकता है? दोबारा एक बार दोबारा रीड करिएगा। कौन सा कर सकता है? ग्रीन कलर वाला लाइट को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को, ग्रीन कलर लाइट वाला इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। यानी कि इससे पहले वाले इनकी वेवलेंथ और कम है। देख लो भाई, ग्रीन से और कम होती जा रही, कम होती जा रही है। अगर कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो आप मुझे ये बताइएगा इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन उतना आसान होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि सर अगर आप इससे लोअर एनर्जी, लोअर क्या फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे, लोअर एनर्जी की लाइट, यहां पर लोअर वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। रेड कलर के लाइट की, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी, तो कोई भी एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। नो एमिशन टेक प्लेस। क्लियर है जी? 22। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसी वीडियो में बताया है, याद करिएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके मारिए, फटाफट से आंसर बढ़िए और आगे बढ़िए भैया। क्या कह रहा है कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग दिस कह रहा है स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन द प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन बाय। याद करिएगा जो इसका स्लोप आता था वो हमारे सामने किसके बराबर आता था? h/e के बराबर। क्लियर है भैया? तो जो स्लोप आया है वो मेरे सामने प्लैंक कांस्टेंट किसके बराबर है? हमारे सामने स्लोप ऑफ लाइन इनटू मल्टीप्लाई भाई क्या लिखोगे मेरे बच्चे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट अलोंग दी, है ना? क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट नहीं है भैया, स्लोप ऑफ द लाइन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। अगला क्वेश्चन 24। 24 क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सुनेंगे। सर कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर अ सर्टेन मेटल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर द इमिशन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? मिनिमम एनर्जी निकालनी है। इस ग्राफ को देख के कोई लोग गड़बड़ कर जाएंगे, है ना? मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता था? h न्यू नॉट के बराबर होता था, या एच एफ नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होगा। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होती थी? आप बोलेंगे न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वो होती थी जब मेरे सामने, हमारे सामने स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कितना होगा? 0 होगा। तो आप मुझे ये बताइए भैया, तो आप अगर यहां पर अगर न्यू नॉट को 5 इंटू, ये इसका ऑर्डर दे रखा है 10⁻14 ऑर्डर ले लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा मेरे बच्चे। समझ रहे हैं भाई?
मतलब क्या है कि सर यहां पर आपको वो फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वो पॉइंट फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा जिसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कितना होगा, 0 होगा भाई। बिल्कुल इस बात पे तो लाइक बनता है मेरे प्यारे। यानी कि आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 5.5 लेकर चलेंगे, ना कि हम भैया 5 गुणा 10 की घात 14 लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो निकाल दीजिए भैया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, छपा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी की मतलब ही नहीं है यहां पर एच न्यू नॉट। एच कितना दे रखा है मुझे, 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34। न्यू नॉट कितना दे रखा है, न्यू नॉट बताइए कितना दे रखा है, 5.5 इंटू 10 टू की पावर 14। क्लियर है भैया? ये आपका आंसर आएगा जूल में, हमें जूल में चाहिए ही नहीं, हमें किस में चाहिए, ईवी में। तो मेहनत और करिए, क्या करेंगे बोलो फटाफट से, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 से डिवाइड मार दीजिए, तब आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करिएगा भैया। 19 और ये कितना बच जाएगा, 10 टू की पावर -15। कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है जी, सही चल रहा है, सही मामला एकदम, बहुत बढ़िया सर। ये आ गया मेरे सामने 15, ठीक है, और यहां पर 15 ये कटा, तो यहां से बचे 10 टू की पावर -1। 10 टू की पावर -1 को नीचे पहुंचा दीजिए, आ जाएगा 10। ठीक है भैया, यह आ जाएगा 16, यानी कि 6.62 मल्टीप्लाई बाय 5.5। आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6.62 का 5.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छंग 30 और 31, 5 छंग 30 और 3 कितना हो गया भैया, 33, यानी कि 0133, यानी कि 0146 और 3, यानी कि 3 पॉइंट बाद ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि 36.41 अपॉन में कितना हो जाएगा, 16। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 16 दूनी 32, ठीक है भैया, 16 दूनी 32, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग बचे 4, यानी कि 16 दूनी 32, फिर आएगा 44, फिर आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 2.27 के समथिंग आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, आपके रिक्वायरमेंट है नहीं भाई। ये होता क्या, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। हमारे सामने क्या कह रहा है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। अगर मेरे सामने लैम्डा में चेंज कितना आया, चेंज मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, लैम्डा अगर घटेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। रहने दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है आपसे कि सर ए ग्रीन लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एमिट इलेक्ट्रॉन बट देयर इज नो एमिशन विद द येलो कलर लाइट। मतलब अगर मैं ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट करूंगा तो एमिशन होगा, येलो कलर की लाइट इंसिडेंट करूंगा तो एमिशन नहीं होगा। तो आप आइए फिर, कौन सा है जो एमिशन प्रोड्यूस कर सकता है, आइए, VIBGYOR। सर येलो कलर वाला इंसिडेंट लाइट को फ्रीक्वेंसी नहीं करेगा, ग्रीन वाला क्या करेगा, यानी कि इससे पहले वाले लोअर वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या हो गई इनकी ज्यादा, यानी कि ये सारे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब आप मुझे ये बताइए कौन नहीं कर पाएगा। आपका आंसर होगा सर ऑरेंज और रेड कलर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द कलर कैन प्रोड्यूस एमिशन ऑफ फोटो करंट। कौन फोटो करंट एमिशन प्रोड्यूस कर सकता है मेरे भाई। तो कौन कर सकता है, ऑरेंज और रेड तो नहीं करेंगे भैया। कौन करेगा, इंडिगो मतलब ब्लू कलर करेगा। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि सर एक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हमारे सामने कितना दे रखा है, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मान पूछ रहा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मान निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मेरे भाई, आइए कैसे निकालते हैं। सर वर्क फंक्शन फाई बराबर 4.14 EV के बराबर, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ ली ना, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट कर दीजिएगा। हमें लैम्डा नॉट का मान चाहिए, लैम्डा नॉट का मान चाहिए कितना, यानी कि 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलिए मेरे बच्चे, लैम्डा नॉट को इधर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, एच सी अपॉन 4.14 EV के बराबर।
लैम्डा नॉट कैसे निकालेंगे भैया? लैम्डा नॉट, आइए, h का मान 6.64 इंटू 10⁻⁻34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 डिवाइड बाय 4.14, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। यहां से आपको लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? आइए, 19 है और ये कट गया, ये कितना बचा? 10⁻⁻15। ठीक है जी भैया, 15 ये कटा बचा 10⁻⁻7, यानी कि लैम्डा नॉट कितना आ गया मेरे बच्चे यहां से? 6.64 इंटू 3 अपॉन में 4.14 इंटू 1.6 और इंटू में कितना आ गया? 10⁻⁻7। क्लियर है भैया? ये इतना मीटर में आएगा, मुझे एंगस्ट्रॉन्ग में चाहिए आंसर। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 1000 का तो डिवाइड मारूंगा और 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? लैम्डा नॉट, तो ये तो आ जाएगा 10⁻⁻10 -10 मीटर या इतने एंगस्ट्रॉन्ग। इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 पॉइंट ये आ जाएगा 6640 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4.14 इंटू 1.6। ठीक है भैया, आइए जी इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये करीब कितने के करीब आएगा? इसका पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं ऑप्शन को उड़ाऊंगा भैया। 6640 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई करा, 4 तिया 12, 4 6 तिया 18 1 19, 6 तिया 18 1 19, यानी कि आ गया 19,920 अपॉन में ये आ जाएगा करीब 4.2 का 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये करीब 6 के करीब आएगा मेरे भैया। आएगा नहीं आएगा? आप खुद देखिए। और 6 तिया 18 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3000 के समथिंग पहुंचेगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा मेरे बच्चे? चार्ली ऑप्शन लगा सकता हूँ। बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है एकदम खतरनाक तरीके से। बस सिर्फ अगर आपने एक बार देख लिया है तो लास्ट में जाते हुए बस आपको करना क्या है? एक अपने आप से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने जो भी आपने बनाए हैं उसको फटाफट से क्विक रिवीजन पे डाल दीजिए। क्लियर है भैया? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग नेक्स्ट वाला चाहते हैं तो नेक्स्ट वाला आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितने लोग एटम के लिए रेडी हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।